अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं राहमीन परवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस में। आज मैं आपको इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण भी बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की विशेषताएं इस प्रकार थी। सामाजिक वर्गीकरण। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज आर्थिक स्थिति के आधार पर कई भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की नगर योजना को देखकर ऐसा लगता है कि प्रत्येक नगर में एक तरफ अमीर तो दूसरी ओर गरीब वर्ग रहता होगा। अमीरों के 2-3 मंजिले मकान बने हुए मिले हैं, वहीं पर दूसरी ओर जनसाधारण वर्ग के 1 मंजिले छोटे छोटे मकान मिले हैं। नगर से बाहर मजदूरों की बस्तियों के भी अवशेष मिले हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में राजा व पुरोहित, दूसरे वर्ग में व्यापारी व व्यवसायी तथा तीसरे वर्ग में कृषक व जनसाधारण लोग रहते थे। मातृसत्तात्मक समाज। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। स्त्री समस्त परिवार की देखभाल करती थी। विभिन्न स्थानों की खुदाई में स्त्रियों की मूर्तियां भारी संख्या में प्राप्त हुई है। वैसे भी सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी को प्रधानता देते थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पन समाज अवश्य ही मातृसत्तात्मक रहा होगा। हड़प्पा संस्कृति के लोग गेहूँ, चावल, जौ, तिल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल तथा दालों का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। उस समय दूध, दही तथा मक्खन का भी खूब प्रयोग किया जाता था। हड़प्पन लोग भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली आदि का मांस भी बहुत शौक से खाते थे। खुदाई में कुछ खजूर की गुठलियाँ मिली है। ऐसा लगता है कि हड़प्पन लोग खजूर खूब खाते होंगे। वे अनाज को ओखली में कूटकर आटा तैयार करते थे। खुदाई में कुछ चूल्हे तथा तंदूर भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भोजन को पकाकर खाते थे। वे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए मसालों का प्रयोग करते थे, जिसका अनुमान खुदाई में प्राप्त मसालेदानियों तथा सिलबट्टों से लगाया जा सकता है। वे मिट्टी, तांबे तथा कांसे के बर्तनों का प्रयोग करते थे। पहनावा। हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। खुदाई में कुछ तकलियाँ प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग सूत काटकर कपड़ा बुनते थे। खुदाई में तांबे तथा हाथी की दांत की सुइयाँ भी प्राप्त हुई है, अतः वे वस्त्रों को सिलकर पहनते होंगे। सिंधु घाटी के लोग वस्त्रों को रंग कर भी पहनते थे। अमीर वर्ग के लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, जबकि जनसाधारण लोग सादा वस्त्र धारण करते थे। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, जिसकी टांगों पर चूड़ीदार पैजामा जैसा वस्त्र है। उस समय वस्त्रों का कढ़ाई भी की जाती थी। आभूषण तथा श्रृंगार। हड़प्पा संस्कृति में आभूषण पहनने का शौक स्त्री पुरुष दोनों का था। हड़प्पा नामक नगर से आभूषणों का भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ है, जो सोना, चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों के बने हुए हैं। उस समय आभूषणों में चूड़ियाँ, कर्णफूल, झुमके, नथ, पाजेब, बालियाँ, अंगूठियाँ, हंसली, कड़े, माला तथा ताबीज़ आदि होते थे। अमीर वर्ग के लोग सोने, चांदी, हाथीदांत तथा रत्नों के बने आभूषण पहनते थे, जबकि जनसाधारण व मजदूर लोग तांबे तथा कांसे के आभूषण पहनते थे। अंगूठियां अधिकतर तांबे की बनाई जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों अपने बालों को विभिन्न प्रकार से संवारते थे। बाल संवारने के लिए हाथीदांत तथा लकड़ी की बनी कंघियों व कांसों के बने दर्पणों का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन। हड़प्पा संस्कृति के लोग विभिन्न साधनों द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। वे भाले, तलवार, चाकू की सहायता से खरगोश, हिरण, चीता आदि का शिकार करते थे। खुदाई में स्त्रियों की नृत्य की मुद्रा में कुछ मूर्तियाँ मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय स्त्रियां नृत्य करके लोगों का मनोरंजन भी करती होंगी। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी के लोग शतरंज खेलने के बहुत शौकीन थे। कुछ लोग ढोल बजाकर, गीत गाकर तथा पशु एवं पक्षियों की लड़ाइयाँ कराकर भी अपना मनोरंजन करते थे। बच्चे मिट्टी, लकड़ी तथा हाथी दांत के बने खिलौने जैसे बैलगाड़ियाँ, झुनझुने तथा पशु पक्षियों की आकृतियों से अपना दिल बहलाते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन इस प्रकार था।
कृषि। सुमेर तथा मिस्र की सभ्यता की तरह सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी कृषि करना था। खुदाई में अनाजों, सब्जियों आदि के अवशेष मिले हैं, जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग गेहूं, चावल, जौ, पटसन, ज्वार, तिल, तरबूज, सरसों, रागी, विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियां तथा फलों की भी खेती करते थे। लोथल नामक स्थान से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा के लोग कपास का भी उत्पादन करते थे। मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों से भी कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खुदाई में मिले अन्नगारों को देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति में अनाज भारी मात्रा में पैदा होगा। वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात बचे हुए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सिंधु घाटी के लोगों ने अन्नगारों का निर्माण किया हुआ था। उस समय खेती हल और बैल के साथ की जाती थी। हल धातु तथा लकड़ी के बने होते थे। बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ता, ऊंट तथा गधे आदि पशु को पालते थे। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त मोहरों एवं मूर्तियों पर सांड की मूर्ति बनी हुई है। कई मोहरों पर हाथी छपा हुआ है। यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर भैंस, गधे, भेड़, बकरी आदि की हड्डियाँ भी मिली है। अतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पशुओं को पालते थे। व्यापार। हड़प्पा संस्कृति में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलित था। आंतरिक व्यापार के लिए नगरों में चौड़ी सड़कें होती थी। गधों तथा बैलगाड़ियों की सहायता से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। खुदाई में माप तोल करने की वस्तुएं मिली है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामान तोल कर दिया जाता था। वस्तु विनिमय व्यापार का आधार माना जाता था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी अपनी चरम सीमा पर था। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र, बलूचिस्तान, एशिया, ईरान, मध्य एशिया आदि देशों के साथ किया जाता था। विदेशी व्यापार नदियों तथा समुद्र के रास्ते से नावों द्वारा किया जाता था। उद्योग। हड़प्पा संस्कृति में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग स्थापित थे। सूती वस्त्र उद्योग बहुत विकसित स्थिति में था। श्री दयाराम साहनी को एक सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मैके को विभिन्न वस्तुओं पर धागे लिपटे प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त खुदाई में सुइयां भी मिली है। इन सभी अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में भारी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता था। सूती वस्त्रों के अतिरिक्त ऊनी वस्त्र भी भारी मात्रा में बनाए जाते थे। दूसरा उद्योग ईंटों का था। मिट्टी की ईंटें बनाकर उन्हें आग में पकाया जाता था, जिनका प्रयोग भवन निर्माण में होता था। तीसरा उद्योग बर्तनों का था। हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के बर्तन बहुत मात्रा में बनाए जाते थे। तांबे, पीतल तथा हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त आभूषणों की चमक आज भी ऐसी बनी हुई है जैसे कि वे आज ही किसी जोहारी की दुकान से खरीद कर लाए गए हों। धार्मिक जीवन। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने में अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए खुदाई में मिली मोहरों, मूर्तियों, चित्रों तथा भवनों के आधार पर ही हम उस समय के लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में अनुमान लगाते हैं। मूर्ति पूजा। खुदाई में विभिन्न स्थानों से देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि स्थानों से भारी मात्रा में मूर्तियां मिली है। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी को जननी के रूप में उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से भारी मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां मिली है। कुछ मूर्तियों के सिर पर पंख जैसा मुकुट, गले में हार, आंखें गोल तथा पैर उंगली विहीन हैं। एक अन्य मूर्ति में स्त्री की नाभि से वृक्ष उगते हुए दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों में मूर्ति पूजा के अतिरिक्त पशु पूजा भी प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त मोहरों तथा मूर्तियों पर कुछ पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसी मोहरें मिली है जिन पर 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां दिखाई गई है। अतः हड़प्पा संस्कृति के लोग पीपल की पूजा करते थे। पीपल के अतिरिक्त वहाँ नीम की भी पूजा प्रचलित थी।
राजनीतिक संगठन। हड़प्पा संस्कृति का राजनीतिक संगठन कैसा था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इसकी समकालीन मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताओं से प्राप्त शिलालेखों में वहां के राजनीतिक संगठन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, परंतु हड़प्पा संस्कृति की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस विषय में हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। वैसे भी इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक संगठन के विषय में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। राजतंत्र। हड़प्पा संस्कृति में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। सभी नगरों की एक जैसी नगर योजना, समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें तथा नालियों की व्यवस्था एवं सड़कों की सफाई इस बात की ओर इशारा करती है कि अवश्य ही हड़प्पा के नगरों की देखभाल ऐसी सत्ता करती होगी जिसके हाथों में सभी राजनीतिक शक्तियां केंद्रित होंगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि नगरों में बड़े बड़े अन्नगार अथवा गोदाम मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति का शासक किसानों से भूमि कर के रूप में अनाज एकत्र करता होगा और इसे गोदामों में सुरक्षित रखता होगा। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से राजा अथवा पुरोहित और व्यापारियों के अधिकार चिन्ह से युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों नगर उस समय के राज्य की दो राजधानियां थी और शासक वहीं से प्रशासन चलाते थे। धर्मतंत्र। व्हीलर जैसे विद्वानों का मत है कि हड़प्पा संस्कृति में धर्मतंत्र स्थापित था। यहाँ पुरोहित राजा शासन व्यवस्था की देखभाल करते थे। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कुछ विद्वान पुरोहित राजा की मूर्ति मानते हैं। इनका मानना है कि सुमेर और अक्कड़ के पुरोहित राजा के समान हड़प्पा के शासक भी अपने नगरों के प्रशासन को चलाते थे। कुलीन तंत्र। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र द्वारा चलाई जाती थी। ऐसे विद्वानों में किन्योयर का नाम लिया जाता है। उनका मानना है कि हड़प्पा में व्यापारी, पुजारी, उद्योगपति इत्यादि कुलीन वर्ग में शामिल थे। वे हड़प्पा संस्कृति के नगरों की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था की देखभाल भी करते थे। नगर राज्य। एल्चिन्स का मत है कि हड़प्पा संस्कृति में नगर राज्य स्थापित थे, जहां सरदार अथवा शासक शासन चलाते थे। इन्हीं ने आगे चलकर केंद्रीय सत्ता का विकास किया। केंद्रीय सत्ता हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में स्थापित थी। यहीं से छोटे छोटे नगर राज्यों को नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति में नगरों के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य का भी बहुत विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सांस्कृतिक जीवन। शिल्पकला। विभिन्न स्थानों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग शिल्पकला का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर करते थे। कुंभकार चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन इत्यादि नगरों की खुदाई में बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मूर्तिकला। खुदाई में काफ़ी संख्या में पत्थर तथा धातु की मूर्तियां मिली है, जिनसे हड़प्पन के लोगों की मूर्तिकला के विषय में रुचि का पता चलता है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों में योगी की मूर्ति प्रसिद्ध है, जिसकी दाढ़ी बनी हुई है और शरीर पर चादर लपेट रखा है। इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की खुदाई में काफ़ी मात्रा में तांबे तथा कांसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। चित्रकला। हड़प्पा संस्कृति में चित्रकला का भी बहुत विकास हुआ था। इस संस्कृति के लोग विभिन्न बर्तनों जैसे मटके, घड़े, कटोरी, प्लेटों आदि पर चित्रकारी करते थे। उनकी मोहरों पर भी चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने देखे जा सकते हैं। भवन निर्माण कला। सिंधु सभ्यता के लोगों की भवन निर्माण कला के उत्कृष्ट नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि स्थानों के भवनों में देखने को मिलते हैं। उस समय नगर एक निश्चित योजना के आधार पर बनाए जाते थे। हड़प्पन लोगों के मकान पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं, जिनमें बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां, रसोई घर तथा स्नानागार आदि लगे हुए थे। लिपि तथा मोहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे। इस बात का प्रमाण हमें खुदाई से प्राप्त होने वाले मोहरे, बर्तनों, पट्टियों तथा दीवारों पर अंकित लिपि से मिलता है। यह लिपि चित्रमय या संकेतात्मक है। इस लिपि के प्राप्त वर्णों की कुल संख्या लगभग 400 है। प्रत्येक वर्ण किसी ध्वनि, भाव अथवा वस्तु का सूचक है। यह लिपि अधिकांशतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है। इस लिपि की खोज 1853 ईस्वी में हुई और पूरी लिपि 1923 ईस्वी में खोज ली गई, परंतु अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। इस लिपि की व्याख्या न होने के दो प्रमुख कारण हैं।
प्रथम, हमें सिंधु घाटी की खुदाई से कोई ऐसा दूरभाषी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी एक भाषा का हमें पूरा ज्ञान हो। दूसरा, सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकांश शिलालेख बहुत छोटे हैं। अनेक विद्वान अभी भी इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस लिपि को पढ़ने के बाद ही हड़प्पा सभ्यता के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकेगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें बड़ी संख्या में मोहरें मिली है। केवल मोहनजोदड़ो से मिली मोहरों की संख्या 1200 से अधिक है। ये मोहरें विभिन्न आकार की है, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा है। ये मोहरें पक्की मिट्टी, चूने तथा हाथी दांत से बनी हुई थी। इन मोहरों पर मनुष्यों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों तथा फूल पत्तियों के चित्र बहुत कुशलता से बनाए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐतिहासिक पक्ष से इनका बहुत महत्व था। वे लोगों के धार्मिक विश्वासों, उनकी कला, उस समय के लोगों के वस्त्रों तथा आभूषणों आदि एवं उनके विदेशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर काफ़ी प्रकाश डालती है। यदि इन मोहरों पर अंकित लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाए तो ये भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय से ही उसके पतन के कारणों पर बहुत चर्चा होती रही। यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ। इस संबंध में अभी भी विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। जब तक विद्वान हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पूरी तरह पढ़ने में सफल नहीं हो जाते, इस सभ्यता के पतन के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अत्यंत कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विस्तृत सभ्यता का अंत एकदम नहीं, अपितु धीरे धीरे हुआ। आर्यों का आक्रमण। अनेक इतिहासकारों का मत है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। M.R. साहनी, जॉर्ज डेल्स तथा रॉबर्ट राइक्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। भूकंप। कुछ विद्वानों का ये विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश यहाँ आए बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण हुआ। अग्नि। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश भीषण अग्निकांड के कारण हुआ। बदलती जलवायु। व्हीलर, रोनाल्ड व अन्य विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्यतः बदलती हुई जलवायु के कारण हुआ। महामारी। कुछ विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश किसी महामारी, प्लेग अथवा मलेरिया के कारण हुआ। व्यापार में गिरावट। प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. शर्मा का विचार है कि विदेशी व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण था। स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इसका अंत अचानक ना होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। वास्तव में इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति तथा मनुष्य दोनों ही उत्तरदायी थे। तो दोस्तों, ये था हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का पार्ट बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।